क्या करना है? बैंकिंग। ठीक है, तो देखो इंडिया में जैसे एक बाजार होता है, उसको बोलते हैं मुद्रा बाजार। दो तरह का बाजार होता है, एक है पूंजी बाजार और एक होता है मुद्रा बाजार, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनी मार्केट का मार्केट कहाँ है। जैसे होता है ना कि क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सब्जी बाजार कहाँ है, तो तुरंत आप बता देंगे। ठीक है, बुक्स का मार्केट कहाँ है तो वो भी बता देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कहाँ है तो ये भी बता देंगे। तो अगर पूछा जाए कि भाई मुद्रा बाजार कहाँ है, वेर इज द मनी मार्केट, उसी तरह से हो कि पूंजी बाजार कहाँ है, वेर इज द कैपिटल मार्केट। क्लियर है? तो इसमें आता है कि जैसे मुद्रा बाजार का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए, मुद्रा बाजार का बाजार कहाँ है, तो मुद्रा बाजार का बाजार बैंक होते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जाएंगे तो एक सेंटेंस इसमें ना हो तो लिख लो, पहले लिखो, बैंक्स आर मार्केट ऑफ मनी। बैंक मुद्रा बाजार का बाजार होता है। बैंक्स आर मार्केट ऑफ मनी, बैंक मुद्रा बाजार का बाजार होते हैं। और इंडिया में जाएंगे तो जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम को मुख्य रूप से दो कानून से रेगुलेट किया जाता है। एक आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई का जो मुख्य कार्य है कि भाई आरबीआई बैंकों का बैंक है, तो इस बैंकों के बैंक के रूप में इस कानून में लिखा हुआ है कि भारत में आरबीआई के द्वारा बैंकों को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। क्लियर है? ये लिखा हुआ है। दूसरा आरबीआई अधिनियम, दूसरा एक और सेपरेटली स्वतंत्रता के बाद एक कानून बनाया गया, वो था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। याद रखिएगा, ये दो कानून बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मैं इसको हिंदी में बोलेंगे बैंकिंग विनियमन कानून 1949। माने भारत में जितने भी बैंकों की स्थापना होती है, ये सभी दो कानून के आधार पर किया जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस उसमें चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे लिख चुके होंगे कि बैंकों को दो मुख्य रूप से दो कानून के आधार पर विनियमित किया जाता है। बैंक्स आर मेनली रेगुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एक्ट्स। अगर कानून पहले लिख चुके हैं तो बाद में लिख दीजिए, बैंक्स आर मेनली रेगुलेटेड विद द यूज ऑफ दीज टू एक्ट्स। बैंक मुख्य रूप से इन दोनों कानूनों के आधार पर विनियमित होते हैं। कौन कौन सा? एक आरबीआई एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्थापित होते हैं और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कार्य करते हैं। क्लियर है? इनके अलावा जाएंगे तो एक तीसरा और भी उसमें लिख लो, इनके अलावा बैंकों के मामले में अपार्ट फ्रॉम इट कंपनी एक्ट आल्सो, कंपनी एक्ट 1956 एंड 2013, इनके अलावा कंपनी कानून 1956 तथा 2013 भी बैंकों के मामले में लागू है। अपार्ट फ्रॉम इट कंपनी एक्ट 1956 एंड 2013 आल्सो अप्लाइड ऑन बैंक्स। याद रहेगा? क्लियर है? बैंकों के मामले में जैसे बैंक का जो कैपिटल अरेंजमेंट है, बैंक में मैनेजमेंट का काम होगा, ये सारे जो काम होंगे वो कंपनी एक्ट 19, बैंक का जो प्रॉफिट होगा, बैंक का जो शेयर बाजार में जाना आना होगा, ये सारा काम इस कानून के तहत होता है। क्योंकि बैंक एक तरह से अपने आप में एक कंपनी भी होती है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे वो एक प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला के हो, या प्योरली प्राइवेट हो। जैसे एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, या आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, बंधन बैंक है, ये सब के सब क्या है? प्राइवेट हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें सब में क्या है, सरकार और निजी दोनों के पैसे उसमें हैं, सरकार का डोमिनेंस है, अदरवाइज निजी का है। तो ये सारे काम जो शेयर भागीदारी वाली जो इतनी बात है, या कंपनी का जो भी प्रबंधन वाला काम है, मैनेजमेंट वाला काम है, वो इसके अनुसार होगा। कंपनी के जितने भी पैसे, जैसे CRR, SLR, RRR, RRR, इस तरह की जो बातें होती है वो इसके अनुसार होती हैं। और फिर कैसे बैंक काम करेंगे, बैंकों का जो मॉनिटरिंग वगैरह होगा, बैंकों की स्थापना से जुड़े हुए, ये सारे इस कानून के तहत किए जाते हैं। तो अब यहां पे जाएंगे इंडिया में, ये तीनों कानून के तहत भारत में जो बैंक काम करते हैं, इन बैंकों के काम करने को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है बैंकिंग डेवलपमेंट और दूसरा होता है बैंकिंग रिफॉर्म, बैंकों का विकास क्रम, और दूसरा है बैंकों में सुधार। यही दो पार्ट में होगा ये पूरे बैंकिंग सिस्टम का। तो बैंकों का विकास क्रम, ठीक है। तो इंडिया में जाएंगे तो सबसे पुराना, जब अंग्रेज भारत में आए तब से भारत में संगठित बैंकिंग प्रणाली की, ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। और भारत का जो पहला बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी 1773 वगैरह में, 1773 के आसपास में, 1770 में स्थापित किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और उसके बाद से लेकर के लेटेस्ट जो बैंक है जो स्थापित हुआ भारत में, वो बंधन बैंक और दूसरा IDFC बैंक की स्थापना, IDFC जो फर्स्ट बैंक है, ये इनकी स्थापना की गई थी, जो लेटेस्ट 2015 में आकर के इनका स्थापना किया गया है। तब से लेकर के, हाँ, इस बीच में जरूर हुआ, कुछ सरकारी बैंकों को आपस में मर्ज भी किया गया, विलय भी किया गया। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2017 तक वो काम किए। 1 अप्रैल 2017 से कई सारे बैंकों का विलय भी किया गया, मर्जर भी उनका किया गया। ये जो है, तो उसमें लिख लो एक लाइन, एक सेंटेंस लिखो, द बैंकिंग डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। बैंकों का विकास क्रम, बैंकों के विकास क्रम को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बैंकिंग डेवलपमेंट कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। एक लिख लो, बैंकों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक, और दूसरा बैंकिंग सुधार, बैंकिंग रिफॉर्म। और सेकेंड बैंकिंग रिफॉर्म्स। अब ये वाला फर्स्ट वाला लीजिए, बैंकों की स्थापना को, इसको 2 भाग में बांट दीजिए। एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक के बैंक, या PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक, और दूसरा निजी क्षेत्र के बैंक के बैंक, या प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट निजी क्षेत्र के बैंक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसको फिर से, इसको 3 भागों में बांट दीजिए। एक राष्ट्रीयकृत बैंकों का, बैंकों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। दूसरा SBI का विकास क्रम, डेवलपमेंट ऑफ SBI। और तीसरा RBI नियंत्रित बैंकों का, का विकास क्रम, डेवलपमेंट ऑफ RBI कंट्रोल्ड बैंक। और एक और चौथा भी हो जाएगा, अन्य, अदर।
चार पार्ट में, एस्टेब्लिशमेंट या डेवलपमेंट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, डेवलपमेंट ऑफ एसबीआई, डेवलपमेंट ऑफ आरबीआई कंट्रोल्ड बैंक, ठीक है, डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, डेवलपमेंट ऑफ एसबीआई, डेवलपमेंट ऑफ आरबीआई कंट्रोल्ड बैंक एंड अदर, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों का विकास क्रम, डेवलपमेंट ऑफ या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, तो फर्स्ट लिख दीजिए 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद 1865 इलाहाबाद बैंक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद बैंक, लिखो 1865 में इलाहाबाद बैंक का हेड, दोनों बैंक कलकत्ता में ही था, इलाहाबाद बैंक भी कलकत्ता, और वो सारे फैक्ट हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। और फिर 1881 अवध कमर्शियल बैंक, OUDH, अवध कमर्शियल बैंक, अवध का होता है OUDH, अवध कमर्शियल बैंक। इसमें लिख लो प्रथम संयुक्त उपक्रम का बैंक, फर्स्ट बैंक established in joint venture, प्रथम संयुक्त उपक्रम का बैंक, फर्स्ट बैंक established in joint venture, फर्स्ट बैंक established in joint venture। उसके बाद 1894 PNB, कई लोग मिलाकर के, पहले क्या होता था एक एक आदमी का बैंक होता था, जैसे मुकेश अंबानी का बैंक है, अनिल अंबानी का बैंक है, महेंद्र ये कुमार मंगलम बिरला का बैंक है। अब कई लोग मिलाकर के जब बैंक की स्थापना करेंगे तो उसको कहेंगे। तो एक्चुअली ब्रिटिश, जैसे भारत इंडिया में जाएंगे तो इंडिया में जो डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म है, उपनिवेशवाद का विकास है, उसके कई फेजेज हैं ना। जैसे मान लो 1813 तक है, 1813 से 1860 तक है, 1860 के बाद है। तो 1813 तक अंग्रेजों का मेन फोकस क्या था कि भाई भारत से सामान खरीद करके और उसको महंगे दाम पर यूरोप में बेचना, और महंगे दाम पर यूरोप में बेच करके उससे पैसा कमाना, यह उनका मेन फोकस था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का यही काम था, मुर्शिदाबाद से लेकर के अब बाकी, क्योंकि उस जमाने में जाएंगे, इवन कहा जाए 1950 के पहले भी जाएंगे, तो जीवन में बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत नहीं होती थी। ठीक है, एक चोर अगर घर में चोरी करने आता था तो उसको माने बहुत कुछ नहीं मिलता था, उस ज्वेलरी के अलावा गोल्ड भारत में हमेशा से रहा है। और गोल्ड हमेशा माने जैसे कहा जाए कि उपहार का भी एक महत्वपूर्ण विषय, और शादी सर्वाधिक माने विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार और जन्म संस्कार, ये तीन संस्कार सबसे फेमस संस्कार होते थे। जन्म संस्कार में भी कुछ न कुछ, विवाह संस्कार सबसे ज्यादा रिच एक्टिविटीज होता था, और मृत्यु संस्कार में भी। तो देखेंगे तो जीवन में, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चोर अगर घर में आएगा तो अब इमेजिन करके देखो कि आज से 100-150 साल पहले उसको घर में क्या मिलेगा, कौन कौन सा सामान मिलेगा। हाँ, माने यही चांदी तांबा वगैरह ही मिलेगा ना, कुछ कपड़े वगैरह मिलेंगे, और तो कुछ नहीं मिलेगा। और क्या मिलेगा उसको, यही मेटल, जो प्रेसियस मेटल्स होते थे, ये मिलता था। आज के डेट में बीच में जैसे जैसे आप अमीर होते गए तो पता चला कि पुराने जमाने में लोग चाय का जो बर्तन होता था, चाय का छानने वाला होता था, सब पीतल के होते थे। और पीतल वगैरह के साथ क्या है, कॉपर है, पीतल है, ये सबके साथ है। ये हार्ड बॉन्ड मेटल हैं। ये जो क्या होता है कि इनका जो बॉन्डिंग होता है बड़े स्ट्रांग होता है, कितना भी टेम्परेचर देंगे तो इसके एटम्स बर्तन से फ्री नहीं होंगे।
आपके खाने में मिक्स नहीं होंगे, कोई ऑक्साइड नहीं बनाएंगे ये। जबकि आप वहीं पे जाएंगे इसमें, अब उसके बाद धीरे 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 अल्मुनियम आ गया। हम लोग याद है, मैं अपने ज़माने में देखा हूँ, मैं अपने बचपन में देखा हूँ कि घर में अल्मुनियम का बर्तन इस्तेमाल नहीं होता था। अल्मुनियम का बर्तन अगर कुछ है तो वो किनारे रहता था, ठीक है। नॉनवेज वगैरह खाना कभी हुआ तो अल्मुनियम के बर्तन में लोग खाते थे, नहीं तो सब कुछ पीतल का था। चावल बनाने वाले से लेकर के सब, हर कोई गिलास वगैरह से लेकर के लोटा जो होता था, वो थाली होते थे, सब कुछ पीतल का था। आज के डेट में क्या हुआ, एक तो स्टील और दूसरा एल्युमिनियम। आपका जो प्रेशर कुकर है वो किस चीज का है, एल्युमिनियम का है। अब तो सब बढ़ते बढ़ते सारा प्लास्टिक तक पे पहुंच गया, ये हाल हो गया। अमीरी का ये हाल है कि प्लास्टिक पर पहुंच गया। जबकि कोई शादी वगैरह के लिए आए या कोई घर में आता था और उसको गलती से अगर आपने कोई प्लास्टिक उलिस्टिक का सामान दे दिया तो फिर वो लौटा के बारात वापस लेके चले जाएंगे। आप इतना हमको समझते हैं, प्लास्टिक में खाना खाया जाता है, ठीक है। तो ये हाल रहता था लोगों का। आप ये जो पत्ता वगैरह वाला खाना होता था, थाली होता था, उसमें दे दीजिए, लेकिन प्लास्टिक नहीं होगा। कहीं भी किसी भी सिस्टम में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता था, क्लियर है। तो सोच के देखो एक जमाना मन किस तरह से था। तो अभी के टाइम पे जाएंगे तो उस जमाने में घरों में बहुत कुछ होता ही नहीं था, बहुत कम चीज होते थे। अब आज के डेट में अगर चोर केवल आपके रूम में घुस जाए तो वो कई सारे सामान उठा लेगा, घड़ी उठा लेगा, चश्मा उठा लेगा, मोबाइल उठा लेगा, लैपटॉप उठा लेगा, ठीक है। और ना कुछ चश्मा बोले, अब मान लो कई चश्मे के फ्रेम है, रेबन का कई चश्मा वगैरह है जो भाई 1-1 लाख का चश्मा है, चश्मा उठा के लगे लेकर के हीरो बन के घूमेगा वो। आपका जो चश्मे का जो फ्रेम है, कई लोगों के चश्मे का फ्रेम है, वो फ्रेम 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का है। ग्लास उठा के फेंक देगा, अपना ग्लास उसमें लगवा लेगा। आ रहे समझ में? तो सोच के देखो, अपने कमरे में देखो कितने का सामान उसको मिल जाएगा। लेकिन वही चीज, ठीक है, और किसी के घर में जाए तो इतने सामान। अब अमेजन पे जाइए, चाहे देखो आप उसको देखो ना, कितने तरह के सामान है। उस जमाने में बस सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रियल गुड्स होता था, जिसको कि खरीदने की जरूरत पड़ती थी, वो कपड़ा होता था। कपड़ा के अलावा कोई चीज खरीदने बेचने के लिए इन जनरल नहीं रहता था। गांव में आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट कपड़ा। अब इमेजिन करके देखो, और कुछ नहीं खरीदना है। तो उस जमाने में अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ से सब सामान मुर्शिदाबाद वगैरह से, जो भारत में कपड़े के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे, वो यहाँ से उठा के ले जाते थे और उसको यूरोप में जाकर के कई गुना, जैसे वास्को डी गामा के बारे में आप जानते हैं कि वास्को डी गामा जब भारत आया, ठीक है, तो उसके बाद जो सामान यहाँ से उठा के लेके यूरोप ले गया, उसको बेचा, तो उसको आने जाने का जितना खर्चा था उससे 60 गुना ज्यादा फायदा हुआ था। 60 टाइम इंडियंस गुड्स इतने ज्यादा पॉपुलर थे। और यूट्यूब आप जाके कहीं पे सर्च करके देखेंगे, गूगल वगैरह में सर्च करेंगे तो देखेंगे कि इवन 1850 और 1800 ईस्वी वगैरह तक के वर्ल्ड का जो जीडीपी होता था, उसका मोर देन 80% इंडिया कंट्रीब्यूट करता था। क्योंकि इस कहा जाए कि इंडस्ट्रियल गुड्स के जमाने में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया खुद होता था। अदरवाइज ऐसी चीजें होती थी जिसका कि आप मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते। मोनेटाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो फिर वो जीडीपी का भाग नहीं बनेगा। आपके घर में गाय है, गाय का दूध है, अगर दूध मोनेटाइज नहीं हो रहा है, बाजार में नहीं जा रहा है, तो फिर वो जीडीपी कम। तो इंडिया में बड़े पैमाने पे वर्ल्ड की जो वस्तुएं, जो जरूरत की चीजें थी, वो इंडिया में प्रोड्यूस होता था। वो धीरे धीरे देखेंगे कि जो जीडीपी है, वो जीडीपी जैसे इस तरीके से है, मेजॉरिटी इंडिया दे रहा है, फिर धीरे धीरे ऊपर उठते ये 1.5-2% पर आ गया। अब फिर एक नया चैलेंज है कि किस तरह से ये जीडीपी में इंडिया का शेयर फिर से बढ़ रहा है। और उसके भी बहुत सारे बैरोमीटर टाइप का बना हुआ है कि कैसे जीडीपी में, वर्ल्ड के जीडीपी में चाइना, पहले अमेरिका का लंबा जो बार है, वो अमेरिकी बार काफी लंबा है, चाइना का बार छोटा है, इंडिया का बार उससे भी छोटा है। फिर धीरे धीरे ये बार छोटा हो रहा है, ये वाला बार चाइना वाला बड़ा हो रहा है, फिर इंडिया का बार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उसका टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है, कितने समय में चाइना का जो बार है वो बार बड़ा हुआ, कितने समय में इंडिया का, रिलेटिवली इंडिया का जो बार है वो अन्य देशों की तुलना में ज्यादा तेजी से, वर्ल्ड के जीडीपी में इंडिया का जो बार है वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और एक दिन हमें नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा समय लगेगा, जिस तरह से इंडिया के लोग बेचैनी में हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा कि इंडिया का जो जीडीपी होगा वर्ल्ड के जीडीपी में एक प्रमुख भागीदारी ले लेगा वो। क्योंकि इंडिया में तो इंडिया के साथ सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यहाँ के सारे लोग बेचैन हैं। तो बेचैनी का नाम ही क्या होता है? जीडीपी। बेचैनी का नाम ही क्या है?
बेचैनी का नाम ही तो जीडीपी है। बेचैन किस बात के लिए है? किसी का छीनने के लिए थोड़ी बेचैन है, कंट्रीब्यूट करने के लिए बेचैन है, चाहे श्रम के माध्यम से, चाहे माइंड के माध्यम से, चाहे किसी ना, चाहे सर्विसेज में, चाहे एग्रीकल्चर में, चाहे इंडस्ट्री में, हर जगह कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए। और उसी बेचैनी को बोलते हैं, उसी बेचैनी को क्या बोलते हैं? जीडीपी। तो 140 करोड़ लोग अगर बेचैनी में रहेंगे तो जीडीपी तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो उसमें जाएंगे तो ये जैसे बैंकिंग डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो ज्वाइंट वेंचर बैंक हो गया पीएनबी। ठीक है, तो पीएनबी में ये है पंजाब नेशनल बैंक के साथ कि ये फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड विथ इंडियन कैपिटल है। ये भारतीय पूंजी से स्थापित देश का पहला बैंक कौन सा है? पीएनबी है। तो इसके आगे लिख लो, भारतीय पूंजी से स्थापित। अच्छा, ये बता रहे थे ना, एक उपनिवेशवाद वाला बता रहे थे, तो उसमें 1813 तक क्या था कि भारतीय वस्तुओं को अंग्रेजों ने यूरोप में बेच करके और उससे पैसा कमाया। ठीक है, कॉलोनियलिज्म का उद्देश्य ही था कि भाई जहां पे आप कॉलोनी बना रहे हैं उस कॉलोनी का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करिए, भाई यही मुख्य उद्देश्य था। तो उस क्रम में वो भारत के सामान को बेचते थे, भारत से खरीदते थे, यूरोप में जाके बेचते थे, प्रॉफिट कमाते थे। अब देखा उन्होंने कि अच्छा, ये इंडिया का सामान बेचने से अच्छा नहीं है, उनके पास कुछ पैसा हो गया जिसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल कैपिटल। भाई बिजनेस करने के लिए उनके पास इस प्रक्रिया से पैसा हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा ये इंडिया का सामान यूरोप लेके जाएं और लाके बेचें, वहां बेच कर पैसा कमाएं। इससे अच्छा ऐसा क्यों ना करें कि ब्रिटेन में ही सामान बना ले और ब्रिटेन के सामान को इंडिया में बेचें और इंडिया में बेच करके उससे फायदा कमाएं। और उस क्रम में आपने देखा होगा कि 1813 के बाद 1780 के बाद ही यूरोप में बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, मशीन से उत्पादन, जिसको कि आप औद्योगिक क्रांति 1.0 बोलते हैं। विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1780 में। और वो 1813 में आकर के 1813 में जब अंग्रेजों ने एक ऐसा नियम निकाला जिस नियम के तहत क्या होगा कि भाई ब्रिटेन से कोई सामान बाहर जाएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि वही सामान इंडिया से ब्रिटेन आएगा तो उसके ऊपर 400% टैक्स लगेगा। क्या बोलते हैं वो कि इंडिया से कोई ब्रिटेन के मैनचेस्टर में, लंकाशायर में जो कपड़े बन रहे हैं, अब मशीन से कपड़ा बन रहा है, तो इंडिया का कपड़ा हाथ से बना हुआ है। ठीक है, आप जानते, आप इसको इतिहास में पढ़ते भी हैं कि जिसको कहा जाता है कि भारत में औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया, भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग है उसका कैसे पतन हो गया। और उस पतन होने में कई कारण हैं। भारत का जैसे मुर्शिदाबाद है, ये जो इंडिया का हस्तशिल्प उद्योग था, ठीक है, वो तो वर्ल्ड फेमस होता था। एक अंगूठी, जो कि अंगूठी हमेशा अंगुली के साइज में बनता है, इस अंगूठी से 5 गज का सिल्क का साड़ी बाहर निकल जाएगा, इतना मुलायम, इतना सॉफ्ट होता था सिल्क। ठीक है, तो ये चीज भारत में इस लेवल का हैंडीक्राफ्ट था भारत में। अंग्रेजों ने क्या किया, इस हस्तशिल्प उद्योग को पूरी तरह से खत्म किया। खत्म करने का एक तरीका यह था कि भारत का ये सारा कपड़ा ब्रिटेन जाएगा तो उसके ऊपर 400% टैक्स लगेगा, और वही ब्रिटेन का मशीन का कपड़ा इंडिया आएगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारत का जो कपड़ा है, ठीक है, वो हाथ से बना हुआ है, ब्रिटेन का जो कपड़ा है वो मशीन से बना हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से मशीन का जो बना हुआ कपड़ा होगा उसकी क्वालिटी बेटर होगी, उसका प्राइस कम होगा, और ऊपर से सरकार अपने पक्ष में है तो वो क्या करेंगे, अच्छे क्वालिटी का कम मूल्य का कपड़ा ब्रिटेन से भारत में बेचा जाएगा बिना किसी टैक्स के, तो वो कपड़ा भारतीय बाजार में छा जाएगा। और भारतीय कपड़ा जिसका क्वालिटी मशीन के क्वालिटी से खराब है और उसको प्राइस भी ज़्यादा है और ऊपर से ब्रिटेन जा रहा है तो 400% टैक्स लगा देंगे, तो वो कपड़ा अब ब्रिटेन नहीं जा पाएगा। तो आपका बाजार, अंग्रेजों ने क्या किया, आपका बाजार छीन लिया और अपना सामान अपने यहां लाने पर रोक लगा दिया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत अंग्रेजों का बाजार बन गया। यही सुनते हैं ना आप, भाई ब्रिटेन के सारे इंडस्ट्रियल गुड्स का इंडिया मार्केट बन गया। और इस तरह से ब्रिटेन के बने हुए सामान को भारत में बेच करके यहां पे अंग्रेजों ने पैसा कमाया। पहले फेज में भारतीय सामान को ब्रिटेन में बेच के पैसा कमा रहे हैं, दूसरे फेज में ब्रिटिश सामान को भारत में बेच के पैसा कमा रहे हैं, और तीसरे फेज में ये दोनों फेज से जो पैसा था अब पैसे से पैसा कमा रहे हैं। अब कई बार एक लेवल आएगा जब ये सामान बना के बेचने से फायदे के बदले अब इतना पूंजी हमारे पास हो जाएगा, मैं सेठ जी बन चुका हूं, अब मुझे कपड़ा का मिल चलाने की आवश्यकता
कपड़ा का मिल आप चलाइए और मुझसे क्या करिए, मुझसे पैसा लीजिए, जिसको नहीं बोलते हैं सेठ। तो अब मैं सेठ बन चुका हूं 2 फेज में। अंग्रेजों के माने ब्रिटेन में भारी संख्या में ऐसे लोग थे जो इंडिया के व्यापार या दूसरे भारत ब्रिटेन के अन्य जो उपनिवेश थे उनके साथ व्यापार करके उनके पास ढेर सारा पैसा हो गया था। अब उससे ज्यादा पैसा उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1860 के बाद कॉलोनियलिज्म का एक नया फेज आया, जिसमें तीसरा फेज, उसको वित्तीय उपनिवेशवाद बोलते हैं, फाइनेंशियल कॉलोनिज्म बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, पैसे से पैसा कमाना। भारत में रेल लाइन बिछाना है, आप पैसा हमसे ले लो, ठीक है, आपको कोई भी काम करना है आप हमसे पैसा ले लो, जैसे नहीं कहा जाता है सेठ जिसको बोलते हैं। तो वही ये जो आपको दिखाई देता है, जो 1894 के पहले ये पीएनबी की जो स्थापना हुई है, उसके पहले भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है वो क्या है, सेठों का, इंडिविजुअल का है। वो आया समझ में? मैंने शुरू में भारत में कौन सा जो बैंक भारत में है वो कौन है, सेठों का बैंक है। उसके बाद 1881 में फर्स्ट बैंक स्थापित हुआ, जिसमें एक सेठ के बदले कई सेठ मिला करके बैंक स्थापित किए, और उस बैंक का नाम क्या था, अवध कमर्शियल बैंक। और ऐसे बैंक को क्या बोला जाएगा, जब एक से ज्यादा सेठ मिलकर के बैंक खोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, ज्वाइंट वेंचर बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद फिर पहली बार कोई भारतीय भी ऐसा होगा जो अपना बैंक खोलेगा, ठीक है, लाहौर में। और उस बैंक का नाम क्या था, पीएनबी। 1894 में लाला हरदयाल या कोई ऐसा थे, पता नहीं नाम, कोई नाम देख लीजिएगा, ऐसे थे जिन्होंने भारत में पहला भारतीय या पहला बैंक जो भारतीय पूंजी से स्थापित हुआ उसका नाम क्या था, पीएनबी, ये हमने लिखा है। और तब से लेकर के 1869 तक भारत में कई निजी बैंकों की स्थापना की गई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और भी कई सारे बैंक स्थापित हुए। माने कुकुर मुत्ते की तरह बैंक खोले जाते थे, जैसे हर जगह बैंक खुलता था। क्या उसका उद्देश्य क्या होता था, आप जैसे आपके पास जो भी पैसा है, अब लोग, मैंने बैंक खोल के रखा हुआ है, आप आकर अपना पैसा दीजिए, मैं जमा करते रहूंगा, एक दिन लेके भाग जाऊंगा, ठीक है। तो बैंक खोलना एक बड़ा अच्छा काम था, लेकर के लोगों का जमा लें और उसके बाद लेके भाग जाए। और इसका परिणाम ये होता था कि इस तरह से भाग जाने से लोग अपने पैसे को अपने दीवारों में मटका बना करके उसके अंदर, ठीक है, सब रखने, अपना पैसा अपने घर में ही रखने लगे। और इसका नुकसान ये होगा कि वो पैसा किसी उद्योगपति के हाथ में जाता, किसी बैंक में जाता, बैंक से किसी कर्ज के रूप में जाता, और कर्ज के रूप में जाता तो वो इकोनॉमी में काम करता। वो पैसा जाकर के दीवारों में जाकर के उसको रख दिया गया, और फिर उसी में, कई बार तो उसी में रखा ही रह गया। इसलिए परंपराओं में जाएंगे तो पुराने जमाने में क्या होता था कि कोई घर में कोई बूढ़ा होता था, जब मरने लगते थे तो लोग उसको घेर के बैठ जाते थे, ठीक है, कि अब तो कम से कम बता दो कि कहां पे रखे हो, ठीक है, क्योंकि अब तो, लेकिन उनका हाल ये रहता था कि उस समय भी उनको उम्मीद रहता था कि अभी भी हम 150 साल जिएंगे, ठीक है। और ऐसे भारी संख्या में ऐसे होगा जो पुराने खंडहर मकान वगैरह मिलेंगे, आप अगर खुदाई करेंगे तो देखेंगे वहां सोना चांदी क्या कैसा मिलते रहता है, क्लियर है। तो ये सब चीजें भारत में पाई जाती हैं। तो बैंकिंग अच्छा डेवलप नहीं था भारत में, बैंकिंग धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होता था। तो इस कारण से फिर इंदिरा गांधी ने जाकर के 1969 में, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1955 में स्थापना हुई, जिससे कि राष्ट्रीयकरण उसका किया गया, जिससे कि लोगों का बैंकों पर विश्वास हो। आज के डेट में क्या है, लोगों का बैंकों पर विश्वास है। अब विश्वास होने से फायदा क्या होता है, कोई भी आदमी 1 रुपये अपने घर में नहीं रख रहा है, हर आदमी अपना पैसा बैंक में रखता है। बैंक में रखने का फायदा क्या होता है, बैंकों के पास लिक्विडिटी है, और वो लिक्विडिटी बैंक आगे कर्ज के रूप में दे करके बड़े पैमाने पे इकोनॉमी की जो कैपिटल की जरूरत है, जो पूंजी की जरूरत है, उसको पूरा कर रहे हैं। तो ये बैंकों के ऊपर विश्वास, ये एक बहुत जरूरी आवश्यकता होती है इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए, ठीक है। तो उसी में लिखो, ये लिख लिए थे, फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड विथ इंडियन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए 1906 शायद है, हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना, बड़ौदा की स्थापना 1915, 1915, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, और उसके बाद सीधे लिख दो 1969,
1969। देखो 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक्स, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिनका चुकता पूंजी जिनका चुकता पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक, जिनका चुकता पूंजी 50 करोड़ रुपए से, द बैंक हैव पेड अप कैपिटल मोर देन 50 करोड़ रुपीज, बैंक हैव पेड अप कैपिटल मोर देन 50 करोड़ रुपीज, जिनका चुकता पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक। देखो बैंक में दो तरह का पूंजी होता है। एक पूंजी होता है जैसे मान लो, जैसे हमारे आपके सबके जमा करने से भी बैंक के पास पैसा आता है। और बैंक की स्थापना में जैसे कहा जाता है कि पेड अप कैपिटल उसको कहा जाता है जो प्रमोटर द्वारा बैंक की स्थापना के समय उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल, चुकता पूंजी बोलते हैं उसको। तो ऐसे सारे बैंकों का, ऐसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी चुकता पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक की थी। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए 1980। मैं एक बार चेक कर लीजिएगा कि कब का है। हाँ तो ठीक है, लिख लो 1908 लिख लो, हम थोड़े कंफ्यूज हैं इसको लेकर के। इसका भी बैंक ऑफ इंडिया का भी देख लीजिएगा। बैंक ऑफ इंडिया कब है? है 15 में कौन सा है? ना 15 में है तो एक बैंक ऑफ, चलो भाई अब बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई? 1908 कर लो, लिख लो बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। 1906 को 1908 कर लीजिए। चलो बैंक ऑफ इंडिया भी चेक कर लो। वैसे इसका कोई जरूरत नहीं था, हमने लिखवाने को लिखवा दिया था बिना मतलब का। बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1906 लिख लो। बैंक ऑफ इंडिया में 1906 लिख दीजिए। हाँ 1906 लिख लीजिए। वैसे याद करना जरूरी नहीं है इसका। क्या लिखे? लिख लो। अब 1994 के बाद सीधे 1969 हम जाए, कैसे जाएं? इसलिए हमने बीच में एगो लिखवा दिया, वो भी गलत हो गया ना। इसका ये सब का नहीं पूछता, 1969 वाला पूछेगा, पीएनबी का पूछेगा, अवध कमर्शियल बैंक पूछेगा। अभी तक जो सब आपने लिखा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है अवध कमर्शियल बैंक। 1965 वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1865 वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अवध कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पीएनबी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 इंपॉर्टेंट है, 1980 इंपॉर्टेंट है। आगे और बहुत सारे फैक्ट आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये सब तो ऐसे ही है। आगे लिखो, क्या लिखें? 1980 लिखो 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ 6 प्राइवेट बैंक। 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 निजी बैंकों का नेशनलाइजेशन ऑफ 6 प्राइवेट बैंक्स विथ पेड अप कैपिटल मोर देन 200 करोड़ रुपीज, जिनकी चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक। पेड अप कैपिटल मोर देन। नेक्स्ट लिखो 1993 1993 न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज्ड विथ पीएनबी। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय। और लिख लो, इस प्रकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 19
In this way, the total number of nationalized banks are 19. राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 19. ठीक है. उसके बाद तीन बैंकों का विलय हुआ था, मर्जर हुआ था. बैंक 3 banks merged in PNB. इस साल 12 की 13. एक सॉरी, बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर हुआ था. हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ ना बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक, देना बैंक will function as a Bank of Baroda after amalgamation. एक अप्रैल 2019 को. अच्छा, लिख लो. 1 अप्रैल 2019. 1 अप्रैल 2019. विजया बैंक एवं देना बैंक का बीओबी में विलय. विजया बैंक, पीएनबी नहीं, बीओबी. क्या लिखे? विजया बैंक एवं देना बैंक का बीओबी में विलय. विजया बैंक एंड देना बैंक मर्ज्ड इन बीओबी. उसके बाद there will be total 12 PSU बैंक following the merger which will take effect on 1st April. फर्स्ट लिखिए 1st अप्रैल 2020. नेक्स्ट पॉइंट 1st अप्रैल 2020. उसमें क्या लिखे? फर्स्ट बैंक 2020. कितने? 7 बैंकों का विलय हुआ था. Which bank merged? How many banks are merged? The merger bank, Canara Bank. हाँ, लिख लो. अच्छा, लिख लो, फिर जरूरत होगा तो करेक्शन. 6 लिखो. 6 बैंकों का, 6 पीएसबी का विलय. 6 पीएसबी मर्ज्ड. 6 पीएसबी का विलय. और इस प्रकार इन दिस वे विथ एसबीआई, इस प्रकार एसबीआई के साथ कुल पीएसबी की संख्या, टोटल नंबर ऑफ पीएसबी इन इंडिया, एसबीआई के साथ पीएसबी की कुल संख्या 12. टोटल नंबर ऑफ पीएसबी इन इंडिया बिकम ठीक है.
पीएसबी का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, सब पब्लिक सेक्टर बैंक का ही मतलब है, पब्लिक सेक्टर बैंक के अलावा का कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जैसे इस तरीके से डायग्राम बनता था। पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हुए थे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक। केनरा बैंक में मर्ज हुआ था सिंडिकेट बैंक। यूनियन बैंक में मर्ज हुआ था आंध्रा बैंक और कारपोरेट बैंक, कारपोरेशन बैंक। इंडियन बैंक में मर्ज हुआ था इलाहाबाद बैंक। 1 2 3 4 5 6, 6 मर्ज किए थे, ठीक है। अभी एक एक बैंक को याद रखना जरूरी नहीं है, जैसे ये वाला है ना, इस तरीके से ये मर्ज हुआ था। मर्जर 1, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मर्ज करके इंडियन बैंक रह गया था। पीएनबी में मर्ज किया था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। केनरा बैंक में मर्ज किया था सिंडिकेट बैंक और यूनियन बैंक में मर्ज किया था आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक। ठीक है, 6 बैंकों का विलय हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपके पास ये जो राष्ट्रीयकृत बैंकों का डेवलपमेंट एक है, जिसकी शुरुआत भारत में बैंकिंग सेक्टर की शुरुआत 1770 से हुई और आज जाकर के यहाँ पर 2020 में आकर के बैंक सेटल्ड हुए, सरकारी बैंक सेटल्ड हुए। क्लियर है? ये एक था, एक ये चेन था जो कि आपको याद रखना था। और ये मर्जर हुए थे सारे के सारे। एक नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी, नरसिम्हन 1991 में और 1997 में, 98 में उसका रिपोर्ट आया था नरसिम्हन कमेटी का। नरसिम्हन कमेटी 2 बोलते हैं उसको। तो इन्होंने नरसिम्हन कमेटी, जिनका अभी थोड़े दिन पहले डेथ हो गया था, तो कई सेक्टर में इकोनॉमी में जाएंगे तो बड़े इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जिनका रिकमेंडेशन आज भी मैंने कंसीडर किया जाता है। जैसे टैक्स में जाएंगे तो राजा चलैया कमेटी और विजय केलकर कमेटी। बीमा सेक्टर में जाएंगे, इंश्योरेंस सेक्टर में जाएंगे मल्होत्रा कमेटी। बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, तो ऐसे कई सारे सेक्टर वाइज आफ्टर 1991 बड़े इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं। ठीक है, नरसिम्हन कमेटी के बारे में कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के 1991 के बाद भारत में जो आधुनिक जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है उसको क्रिएट करने का जो आधार है वो नरसिम्हन कमेटी ने क्रिएट किया था, पहले 1991 में और दूसरा 1998 के अपने रिपोर्ट में। क्लियर है? और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था कि सारे छोटे छोटे दुकान चलाने से अच्छा है कि कई सब दुकानों को मर्ज करके इंडिया में ग्लोबल बैंक बने। ग्लोबल बैंक बनने से फायदा क्या होगा? उसके कर्ज देने की क्षमता बढ़ जाएंगी, उसके लॉस वियरिंग कैपेसिटी उसका बढ़ जाएगा, और जो बाहर से जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो बैंक देश में आएंगे तो उनका ये सामना करने में अधिक सक्षम होगा। और उसी को क्रियान्वित करते हुए, ऐसा नहीं होता है भारत में कि एकदम से रिकमेंडेशन आया और एकदम से लागू हो जाए, उसको इंप्लीमेंट करते हुए फिर ये सारे स्टेप 2020 में जाकर के अभी भी सेटल नहीं है। अभी भी कहा जाता है, कई बार जब न्यूज आता है तो इन बैंकों का शेयर का दाम बढ़ जाता है, और कई बार अभी भी कई बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना है। सिर्फ कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 ही बैंक बचेंगे भारत में सरकारी बैंक के नाम पर, एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 4 ही बैंक बचेंगे, बाकी सभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। तो जब निजीकरण का खबर आता है तो इनके शेयर ऊपर चढ़ जाते हैं, गिरते नहीं हैं, इनका शेयर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, फिर उसके बाद ठंडे बस्ते में पड़ जाता है। ये जो निर्मला सीतारमन का डिक्लेरेशन है कि ये बैंक ऑफ इंडिया और ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब बैंकों का माने पीएनबी, कैनरा बैंक, कैनरा, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, और फिर उधर एक रह जाएगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनको छोड़ के बाकी सबका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। तो लेकिन फिर वो अभी पेंडिंग ही है, अभी ज़्यादा दिन तक है नहीं। क्योंकि गड़बड़ी ये होती है कि सारे बैंकों का जो एनपीए होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन टाइप में आने लगता है। आईसीआईसी का एनपीए सरकार के लिए कोई हेडक नहीं है। एचडीएफसी का, भाई वो भी बैंक तो अच्छा सा काम कर रहे हैं, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का एक शेयर का दाम है 1900 रुपया, 1865-70 रुपया है। आईसीआईसी बैंक का 950 रुपया है, और पंजाब नेशनल बैंक का शेयर का दाम है 60 रुपया। ठीक है, तो ऐसे से ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसका शेयर का दाम 200 रुपया भी हुआ है। कैनरा बैंक भी 300 रुपया हुआ है। इस तरीके से कुछ कुछ बैंकों का अच्छा है, बाकी का तो इनका निजीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, एक हेडिंग लिखिए, एसबीआई का विकास क्रम, डेवलपमेंट ऑफ एसबीआई, एसबीआई का विकास क्रम।
ठीक है। तो देखो एक्चुअली क्या हुआ था कि जैसे भारत में जब अंग्रेज यहाँ पे आए, तो अंग्रेज आए तो उनकी 3 प्रेसिडेंसियां थी। 3 प्रेसिडेंसी मतलब भारत 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग था जो इंडिया का नक्शा लेंगे, उस नक्शे पे अंग्रेजी शासित क्षेत्र, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रूल्ड एरियाज, और दूसरे थे जो देसी जो राजा जहाँ पे थे। ठीक है, तो पूरा देश का जो नक्शा देखेंगे तो कई भागों में बटा हुआ है, वो राजाओं के नियंत्रित और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में जाएंगे तो उनके जो 3 यहाँ पे कॉलोनी थे, एक था मद्रास, दूसरा था मुंबई और तीसरा कलकत्ता। पहला कलकत्ता, दूसरा मद्रास और तो उसके बाद मुंबई। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसियां उनकी थी, बंबई जिसको बोला जाता है। तो तीनों प्रेसिडेंसी, आप सोचो दहेज में उसको बंबई मिल गया था अंग्रेजों को, नहीं? तो ये 3 प्रेसिडेंसियां थी। तीनों प्रेसिडेंसियों में उन्होंने क्या किया कि सरकार के काम को, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक व्यापारिक कंपनी थी, उसको पैसे के लेन देन की जरूरत होती थी, तो तीनों प्रेसिडेंसियों में उन्होंने एक प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किया गया था। ठीक है, और उसी में का आप जानते हैं कि जो एक प्रेसिडेंसी बैंक है, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, दूसरा था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मुंबई, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास, और तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला करके 1921 में 1921 में आकर के एक क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक। ठीक है, और उसी इंपीरियल बैंक को 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में कन्वर्ट किया गया। और वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1957 से लेकर के 1959 और 1961 इसमें आकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ उसके सहयोगी बैंकों को जोड़ा गया था। सहयोगी बैंक कौन कौन से थे? माने कैपिटल प्रोवाइडेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट दीज बैंक्स आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू रीजनल रिक्वायरमेंट। जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं थी उसके अनुसार ये बैंक काम करते थे, लेकिन पैसा SBI द्वारा दिया गया था। कौन कौन से बैंक थे? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। इस तरह से कई सारे स्टेट बैंक बने हुए थे। और फिर वही नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि भाई छोटे छोटे दुकान चलाने के बदले आप बड़ा बैंक बनाइए। तो सबसे पहले स्टेट बैंक के इन्हीं सहयोगी बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया था। उसी में था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, SBBJ। पहले स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर अलग था, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर अलग था। बाद में दोनों को 1961 में दोनों को मर्ज कर दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, SBBJ। और ये सबको मिला करके फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। SBI, फाइनली SBI, अभी सारे सहयोगी बैंक SBI में मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, तो SBI की अपनी एक अलग कहानी है, और उस कहानी का एक और रीजन ये है, कभी भी हमेशा अगर थोड़े दिन पहले आप किताबों में पढ़ेंगे, थोड़ा भी पुराना किताब होगा तो उसमें पढ़ेंगे, तो जब भी नेशनलाइज्ड बैंक की बात आएगी तो केवल उसमें 19 बैंक आएगा, 19। 14 आएगा 1969 वाले, 6 आएंगे 1980 वाले, 20 हुए। उसमें का न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1993 में मर्ज हो गया PNB में, तो टोटल बैंक कितने हुए? 19। यही 19 हमेशा आएगा, ये 2019 और 2020 के पहले। 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का मर्ज हुआ, संख्या घट गई। फिर उसके बाद 1920 में 6 और बैंकों का मर्जर हुआ, फिर संख्या घट गई। ठीक है, तो 6 2 8, 19 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टोटल आपने कितना लिख रखा है? पब्लिक सेक्टर बैंक कितना लिख रखा है? 12। ठीक है, तो ये जो 11 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ये 11 अलग तरीके के हैं। इनका गठन जो 11 है, इनका गठन कंपनी एक्ट 1956 के तहत, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत किया गया है। ये जो 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, इनका गठन कैसे है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कंपनी एक्ट 1956 के तहत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जिसका गठन खुद के कानून के तहत किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए पार्लियामेंट से कानून बना हुआ है। तो भारत में 2 तरह की कंपनियां, 3 तरह की कंपनियां होती हैं। एक होता है डिपार्टमेंटल कंपनी, जैसे इंडियन पोस्टल, ठीक है, इंडियन रेलवे, इसके जो कंपनी है वो डिपार्टमेंटल कंपनी है। दूसरा होता है जैसे ONGC, LIC, ONGC हो गया, LIC हो गया, इस तरह के लास्ट में जनरली जिसके C लगा हुआ है, निगम बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। ये जनरली जो निगम वाली निगमित जो कंपनियां होती हैं, ये सभी कंपनियों के लिए अलग से पार्लियामेंट से कानून बना हुआ है। और इनके नेचर में कुछ भी चेंज करना होगा, 2%, 5%, 10% कुछ भी घटाना बढ़ाना होगा, तो आपको बजाते इनके कानून में पार्लियामेंट से संशोधन कराना पड़ेगा, तब इनमें चेंज होगा। लेकिन अदरवाइज जो कंपनी एक्ट 1956 के तहत जो कंपनी गठित की गई हैं, जिन कंपनी की स्थापना, जैसे HMT है या उसी तरह से BEL है, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स,
या उसी तरह से जाएंगे और जैसे MTNL है, ये कंपनी कानून के तहत गठित है। इनमें प्रशासनिक निर्णय के आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय से आप बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, जैसे आस्था एस है, कंपनी एक्ट के तहत गठित है, तो कंपनी एक्ट के तहत गठित है तो इसमें क्या करना होगा आपको, इसके लिए एक कानून का फॉर्मेट है, आप उस कानून के फॉर्मेट के अनुसार जो मर्जी सो आप चेंज करिए। ठीक है, सरकारी कंपनियों की बात कर रहा हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में कंपनी कानून के तहत गठित है, उसमें कोई पार्लियामेंट से चेंज कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन खैर ये सब तो निजी है। सरकारी में भी जाएंगे तो सैकड़ों कंपनियां हैं जो कंपनी एक्ट 1956 के तहत गठित हैं और उनमें परिवर्तन के लिए कोई संसद से संशोधन आवश्यक नहीं है। लेकिन जो सी वाली कंपनियां बता रहे हैं, कुछ सी के अलावा भी हैं जो कि जिनकी स्थापना के लिए, जैसे NTPC है, NHPC है, ONGC है, LIC है, GIC है, इस तरह के ये जितनी कंपनियां हैं सबके लिए अलग से कानून बनाया हुआ है। क्लियर है? तो ऐसी कंपनियों में संशोधन आप पार्लियामेंट से कराएंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी उसी तरह की कंपनी है जिसके लिए अलग से पार्लियामेंट से कानून बना हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कानून 1955 है। ठीक है, उसके आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। क्लियर रही है? जबकि बाकी कंपनियों के लिए जो 19 बैंक जो दिखाई दे रहे हैं उनके लिए कोई पार्लियामेंट से कानून नहीं बना है। वो कंपनी एक्ट 1956 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। तो उसी वही बात हुई, पानी और मिट्टी तेल को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते थे। इसलिए जब भी कहा जाता था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है तो वहां पर 19 होता था, +8, 19 + 8 मिलाकर के 27 होते थे। वो 8 अलग होते थे। वो 8 कौन थे? एक SBI और 7 उसके सहयोगी, जो मैं ये नाम बता रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये सब जो होते थे उनको कहा जाता था। क्लियर रहिए, ध्यान रखिएगा। आगे क्या लिखे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फर्स्ट लिख लो, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ, लिख लो 1806 लिखिए, 1806 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, लिखिए 1806, लिख लीजिए 1806 पहले लिखिए, उसके बाद लिखिए प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल। दूसरा लिखो 1840, 1840 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंबई। तीसरा लिखिए, थर्ड 1843, 1843 प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। इसी को हिंदी में भी लिख देंगे, प्रेसिडेंसी बैंक को, यही हिंदी में भी वही है। प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक या प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ, हिंदी में ही देवनागरी में लिख लो उसको। अब नेक्स्ट लिखो, अब जल्दी जल्दी लिखो, मैं आगे बोलने वाला हूं। बैंक इतना देरी से नहीं बनता है, बैंक जल्दी जल्दी बनता है। लिखो 1921, 1921 इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक। और इसमें लिख लो तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर, विद द मर्जर ऑफ ऑल थ्री प्रेसिडेंसी बैंक, विद द मर्जर ऑफ ऑल थ्री प्रेसिडेंसी बैंक। ठीक है, नेक्स्ट 1955। अब देखो, अब यहीं पे एक्चुअली क्या था कि जैसे RBI की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में है, तो उसके पहले भारत में प्राइवेट बैंक तो बहुत सारे थे। इंपीरियल बैंक भी 1921 से है, उसके पहले प्रेसिडेंसी बैंक भी है, बैंक ऑफ इंडिया भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है, बैंक इलाहाबाद बैंक भी, बहुत सारे बैंक है। तो भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कौन सा बैंक काम करता था? ठीक है, तो यही जो इंपीरियल बैंक था वो भारत RBI के पहले भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता था।
करेंसी प्रिंटिंग और सर्कुलेशन का काम इंपीरियल बैंक द्वारा किया जाता था। तो वहीं पे एक आया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आई कि एक ही व्यक्ति इंपीरियल बैंक एक ही साथ एक कमर्शियल बैंक भी है और साथ में करेंसी प्रिंटिंग और बैंकिंग रेगुलेशन का भी काम करता है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि इंपीरियल बैंक बैंकिंग रेगुलेशन में अपने फेवर का काम करता होगा और इससे दूसरे जो बैंक है उनके लिए एक तरह से अनहेल्दी या कहा जाए कि गलत तरह का रेगुलेशन हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि यही जो हिल्टन यंग प्लान आया और उसके तहत 1931 में उसने रिपोर्ट दिया कि इंपीरियल बैंक का जो काम है उस काम में जो करेंसी प्रिंटिंग और बैंकिंग रेगुलेशन वाला काम है उससे उसको ले लिया जाए और लेकर के अलग से एक केंद्रीय बैंक बनाया जाए और इंपीरियल बैंक को कमर्शियल बैंक के रूप में काम करने के लिए छोड़ दिया जाए। क्लियर है? तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1935 से इंपीरियल बैंक का जो आरबीआई वाला काम था, केंद्रीय बैंक वाला काम था, उससे ले लिया गया और कमर्शियल बैंक के रूप में उसको छोड़ दिया गया। क्लियर है? और अब जाकर के 1 अप्रैल 1935 से जो भी बैंकिंग रेगुलेशन होगा, करेंसी प्रिंटिंग का काम होगा, ये सारा काम किसके द्वारा किया जाएगा? आरबीआई द्वारा किया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कौन सी संस्था कार्यरत थी, तो उसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। क्लियर है? अब देखो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद कोई भी सरकारी बैंक भारत में नहीं है, एक भी सरकारी बैंक नहीं है, सारे के सारे प्राइवेट बैंक हैं। तो ऐसी स्थिति में, और वही बात है, प्राइवेट बैंक है और घोटाले होते हैं, बार बार घोटाले होते हैं, तो बैंकों पर लोगों का विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं है, तो उसी प्रक्रिया में सरकारी बैंक की माने बैंकों पर विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पहले सरकारी बैंक के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1955 में। और उस जमाने में जाएंगे तो देखेंगे भारत में रीजनल डाइवर्सिटीज बहुत ज़्यादा था। अभी देश रियासतों से, माने जिस तरह से अभी के टाइम पे है कि पूरे एक क्रॉस आप इंडिया में घूम आएंगे तो शायद ही कोई, हर जगह दिल्ली की बात की जाती है। दिल्ली का एक अपना सबसे अच्छी बात क्या है कि तमिलनाडु से भी जितने लोग हैं वो दिल्ली को एक सेकुलर मानते हैं, माने सेकुलर प्लेस मानते हैं, एक ऐसा प्लेस मानते हैं जो कि सबका है। दिल्ली के बारे में आप मुंबई के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते, आप चेन्नई के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते, आप कलकत्ता के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते हैं, आप किसके बारे में, लेकिन दिल्ली के बारे में आप ऐसा। इसीलिए दिल्ली को कभी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमेटिक ऑफिसेज हैं, यहाँ पे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज वगैरह हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी चीजें। और लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस को भी कभी भी दिल्ली उसको नहीं दिया जाता है, दिल्ली सरकार को नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। क्लियर है? तो पता चला कि वो जैसे दिल्ली सरकार के पास दे दें तो जितने बीजेपी के नेता हैं, सब आम आदमी पार्टी वाले, उसको सब उसका सिक्योरिटी इधर से जा रहा है, सब पुलिस हटा लो। मतलब यहाँ भी दिल्ली जैसे शहर में अगर इस तरह की चीज़ें होने लगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता एक्चुअली नहीं है। हर आदमी प्रोटेक्टेड है, सेंट्रल लॉ के अकॉर्डिंग सबको प्रोटेक्शन मिला हुआ रहता है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय जरूर है, लेकिन प्रोटेक्शन सब जगह। कोई भी है केंद्रीय मंत्री अगर किसी भी केंद्रीय मंत्री को कोई भी राज्य सरकार अपने यहाँ अरेस्ट नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए ममता बनर्जी, पता चला कि यहाँ से अमित शाह जाए, ममता बनर्जी उनको जेल में डाली हुई हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। कि मैंने केंद्रीय कानून के तहत भारत के संविधान का अनुच्छेद 365 शायद है, 365 के अनुसार केंद्रीय नियमों के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार के एक दूसरे के तालमेल में काम करना है और इस प्रक्रिया में कोई भी राज्य सरकार किसी भी केंद्रीय मंत्री को अरेस्ट नहीं कर सकती है। नहीं तो पता चला कि दिल्ली से सब लोग गए हैं राज्य में और सब वहाँ बिठा करके सबको बिठाए, आरजेडी वाले सब, पता चला कि सब जितने केंद्र के मंत्री हैं सबको बिठा कर रखे हुए हैं। तमिलनाडु वाले अपना बिठा के रखे हैं, कई कर्नाटक वाले अपना बिठा के रखे हुए हैं, बस यहीं रहो, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर केंद्र सरकार कैसे काम करेगी? क्लियर है? तो इस तरह की बातें। तो दिल्ली तो ये जो दिल्ली जिस तरह का अभी के टाइम पे आपको दिल्ली के प्रति, ये 1950 में ऐसा नहीं था। रीजनल जो डाइवर्सिटी थी, ये तो टेलीविजन है जिसने की भाषाओं के मामले में इतना स्ट्रांग कहा जाए कि एक दूसरे को जोड़ा है और हिंदी को ऑलमोस्ट एक लैंग्वेज के रूप में, एक राष्ट्रीय लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्टेड है हिंदी। आज के डेट में एक तमिलनाडु को छोड़ दीजिए तो बाकी हिंदी में कहीं भी जाके गाली देंगे तो 2-4 थप्पड़ खा जाएंगे, तमिलनाडु में भी खा जाएंगे। जनरली तमिलनाडु वाले, तमिल वाले थोड़े रेडिकल होते हैं,
केरल और नहीं नहीं, केरल वाले सब हिंदी जानते हैं। केरल और तमिलनाडु का बॉर्डर वाला एरिया है, उसमें केरल वाले लिबरल होते हैं, तमिलनाडु वाले हार्ड होते हैं। आप मुन्नार वगैरह के आसपास जाएंगे, थेकड़ी वगैरह, मुन्नार वगैरह जाएंगे, पश्चिमी घाट में ये वाला पोर्शन केरल, पश्चिमी घाट केरल का है, और उसी के बगल में तमिलनाडु है। तमिलनाडु वाले रेडिकल होते हैं, वो जनरली लैंग्वेज सीखते नहीं है, लैंग्वेज अगर जाने भी रहेंगे तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। अदरवाइज कहीं भी गाली दे करके दो चार थप्पड़, अब मान लो कोई आपका भाषा नहीं समझ रहे तो गाली दे के देखो, अगर वो चेहरे पे बदलाव आया है इसका मतलब कि समझ रहा है। तो ये तो टेलीविजन ने बहुत रोल प्ले किया है भाषाओं के आधार पे, या पर्यटन, बड़े पैमाने पे पर्यटन हो रहा है, इकोनॉमी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है। इतने लोग जाते हैं इधर से उधर कि भाई अगर आप गाड़ी चलाने वाले हैं और उस लैंग्वेज को नहीं जानेंगे तो आप अपने पैसेंजर से आप बात ही नहीं कर पाएंगे, हर मिनट मिनट का स्ट्रगल है। तो जनरली क्या होता है कि इस तरह से जो लोग होते हैं, गांव में जाएंगे तो जरूर परेशानी हो सकती है, अदरवाइज शहरों में आपके डेट में लैंग्वेज को लेकर के इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। तो उस जमाने में फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक बन गया 1955 में। समस्या उसके साथ ये थी कि यहाँ पे पंजाब में स्टेट बैंक ऑफ, पंजाबी जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो इम्प्लॉई हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाबी में कोई काम ही नहीं कर पा रहे। पता चला कि जा रहे हैं मैसूर में, जा रहे हैं कन्नड़ में, वहां कोई काम ही नहीं कर पा रहे। त्रिवेंद्रम जा रहे हैं, वहां कोई काम ही नहीं कर पा रहे। आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, वहां कोई काम ही नहीं कर पा रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रीजनल बेस है, एक नेशनल बैंक के रूप में जाएंगे, पूरे ओवरऑल बैंक के रूप में चारों महानगरों में उसका बेस है। इसलिए देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चारों महानगरों के लिए उसका कोई एसोसिएट नहीं खोला गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ कलकत्ता नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ बंबई नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ मद्रास नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ दिल्ली नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ ये बीच बीच वालों में है। और बीच बीच वालों में क्या होता था, वहां के अनुसार अपॉइंटमेंट होते थे। स्टेट बैंक ऑफ जो हैदराबाद है उसके अधिकांश जो इंप्लॉई होते थे वो उस एरिया के होते थे, उस बोली भाषा के होते थे। पटियाला वाले जो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के लोग पंजाबी वाले होते थे, गुरुमुखी वाले होते थे। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर वाले कन्नड़ के होंगे, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर वाले मलयाली होंगे। क्लियर है? तो इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ये कोशिश की गई थी कि सभी भाषाओं में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहुंच हो जाए। बाद में 1969 में जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो फिर तो चूंकि बैंक स्थापित, जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक है, अधिकांश उसमें पंजाबी हैं। यहां भी जाके ब्रांच में देखेंगे तो अब तो पिछले 10-12 साल से जो बैंकिंग एसोसिएशन है उसका अपॉइंटमेंट आ गया, कॉमन अपॉइंटमेंट आ गया। लेकिन अदरवाइज जाएंगे तो जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इसके जो अधिकांश इंप्लॉई होते थे वो सब पंजाबी डोमिनेटिंग होते थे। क्लियर है? तो राष्ट्रीयकरण से क्या हुआ कि फिर बैंकों की संख्या बढ़ गई, निजी बैंकों से भी राष्ट्रीयकरण से भी, जैसे HDFC होगा, एक्सिस बैंक होगा, ICICI बैंक होगा, कोई भी बैंक होगा, तो जो चंडीगढ़ में है तो वहाँ के लोकल लोग होंगे, मान लीजिए कोई तमिलनाडु में है तो वहाँ के लोकल लोग होंगे। तो इससे भी बैंकों में भाषा की जो समस्या थी वो भाषा की समस्या दूर हो गई थी। लिख लो। सब इंडिया के अनुसार, सब इंडिया के बैंक के अनुसार होगा, माने इंडिया का जो कानून है उसके अनुसार होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो जैसे हुंडई है तो हुंडई इंडिया है, वो हुंडई इंडिया है तो हुंडई इंडिया क्या होगा कि ओरिजिनल उसका कानून है, जो बेस है कंपनी का गठन जो है वो तो मातृ देश के अनुसार होगा ना, लेकिन वहां के रूल रेगुलेशन का, वहां के मॉनेटरी पॉलिसी का, वहां के जैसे इंडिया में सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, ये सब बाहर के बैंक है। ठीक है, इंडियन रूल को जो CRR SLR माने जैसे इनके साथ है कि मॉनेटरी पॉलिसी कंडीशन आपको मानने होंगे तो ये मानते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है, लेकिन कानून तो हमेशा उस देश का होगा ना जिस देश के अनुसार उसका गठन हुआ है। क्या लिखे? 1955 लिखो। इंपीरियल बैंक का SBI के रूप में, इंपीरियल बैंक नेशनलाइज्ड एज, इंपीरियल बैंक नेशनलाइज्ड एज SBI, इंपीरियल बैंक का SBI के रूप में राष्ट्रीयकरण। अरे हम SBI लिख रहे हैं, SIB का है, बार बार आ रहा है।
ज्यादा फेमस वर्ड है। देखो एसबीआई क्या लिखा है, राष्ट्रीयकरण। देखो इसके लिए एसबीआई एक्ट 1955 का उपयोग किया गया। इन दिस रिगार्ड एसबीआई एक्ट 1955, एसबीआई एक्ट 1955 वाज इन यूज, का उपयोग वाज इन यूज। नेक्स्ट लिख लो 1957, एसबीआई के साथ 7 सहयोगी बैंकों को जोड़ना, 7 एसोसिएट्स बैंक अटैच्ड विथ एसबीआई। एसबीआई के साथ 7 सहयोगी बैंकों को जोड़ना, 7 एसोसिएट्स बैंक अटैच्ड विथ एसबीआई। सहयोगी बैंकों को जोड़ना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका कंसेप्ट समझ रहे हैं कि एसबीआई, और इस पर लिख लो इस प्रकार एसबीआई समूह में बैंकों की कुल संख्या 1+7। इन दिस वे द टोटल नंबर ऑफ बैंक इन एसबीआई, टोटल नंबर ऑफ बैंक इन एसबीआई, एसबीआई ग्रुप, एसबीआई ग्रुप इज 1+7, 8। अच्छा, अब आगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के नरसिम्हन कमेटी का रिकमेंडेशन आएगा कि भाई छोटे छोटे 1+7 के ये जो 7 हैं, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ये सबको मर्ज करिए। ये अलग अलग बैंक रखने से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कमजोर बैंक के रूप में उभरता है, ठीक है। सारे बैंकों को मिलाकर के एक बड़ा बैंक बना, ग्लोबल बैंक बनाया जाना चाहिए। तो उसमें सबसे आसान क्या था, किसको किसको मिलाएं, पीएनबी को एसबीआई में मिलाएं, या एसबीआई के मोतीलाल सन्स में सारे सन्स को मोतीलाल के साथ मिला दें। भाई कई बार देखते हो ना मोतीलाल एंड सन्स, तो सारे सन्स का जो बिजनेस है वो बिजनेस में मोतीलाल जी ने ही पैसा दे रखा है। तो आसान क्या था, ये सातों जो सहयोगी बैंक थे इनका कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई एसबीआई इटसेल्फ, एसबीआई ने ही पैसा दे रखा था। तो जब नरसिम्हन कमेटी का रिकमेंडेशन आया तो सबसे आसान क्या था, इन सातों को एसबीआई में मर्ज कर दे, ठीक है। ट्रेड यूनियन ने, एसबीआई का ट्रेड यूनियन ने इसका विरोध किया था, ये एसबीआई वालों ने विरोध किया था, क्योंकि ये अपने आप को वीआईपी समझते थे और ये जो रीजनल जो थे उनको थोड़ा छोटा समझते थे वो। लेकिन सरकार ने माना नहीं इनकी बात को, मर्ज करना शुरू कर दिया। और उसमें सबसे पहले मर्ज हुआ था स्टेट बैंक ऑफ, अच्छा एक और रिकमेंडेशन था इसमें, देखो तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र कब मर्ज हुआ था, 2007 की 2008। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में, अच्छा ठीक है। क्या लिखे, एक लाइन नीचे लिखिए, देखो नरसिम्हन समिति के सुझावों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमिटी, नरसिम्हन समिति के सुझावों के अनुसार क्या लिखे, नरसिम्हन समिति के सुझावों के अनुसार एसबीआई के सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय किया गया है। अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमिटी, एसोसिएट्स बैंक ऑफ एसबीआई मर्ज्ड इन एसबीआई। क्या लिखे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय किया गया, ठीक है। फर्स्ट लिख लो 2008, लिखिए 2008, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज्ड इन एसबीआई।
क्या लिखे? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय 2008। फिर लिखिए 2010 देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज्ड इन एसबीआई। क्या लिखे? क्या लिखे जी? 2010 स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का। नेक्स्ट लिख लो 1 अप्रैल 2017। एक अप्रैल 2017 देखो, शेष पांच सहयोगी बैंकों का एसबीआई में विलय। रिमेनिंग 5 एसोसिएट्स बैंक मर्ज्ड इन एसबीआई। शेष 5 बैंकों का एसबीआई में, 5 बैंकों का एसबीआई में विलय। एक और लिख दीजिए 1 अप्रैल 2017। फिर लिख दीजिए 1 अप्रैल 2017। फिर से लिख लो। भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में विलय। बीएमबी मर्ज्ड इन एसबीआई। भारतीय महिला बैंक का एसबीआई में ठीक है। इसमें लिख लो इस प्रकार, इन दिस वे द टोटल नंबर ऑफ बैंक इन एसबीआई ग्रुप बिकम 1। एसबीआई समूह में बैंकों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ बैंक इन एसबीआई ग्रुप बिकम 1। कितने हो गए? 1 रह गया ना एसबीआई समूह बैंक। क्लियर है? तो उधर से 11 हैं। अच्छा, एक और फैक्ट लिख दीजिए 2008। एक और लिख दीजिए 2008। आगे लिख दो एसबीआई का भारत सरकार द्वारा, एसबीआई एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम आरबीआई। एसबीआई का भारत सरकार द्वारा आरबीआई से अधिग्रहण। एसबीआई एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम आरबीआई। ये क्या कहानी है? जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब गठन किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया कि अपने बहुत सारे काम को करने के लिए उसने पैसे दे करके अपने मालिकाना में ही अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसने बना दिए। ठीक है? और उसमें का एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था एसबीआई। एसबीआई को जब उसका राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसमें पूंजी आरबीआई का लगा। उसी तरह से नाबार्ड था, एक्जिम बैंक, सिडबी, आईडीबीआई, ये कुछ ऐसी संस्थाएं थी जिनका पैसा किसने दे रखा था? आरबीआई ने। और ये जो बाकी सारा आपने देखा है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारा जो देखा है, इसमें सबका पैसा भारत सरकार का पैसा लगा हुआ था। नहीं समझे? माने 2 तरह की संस्थाएं भारत में काम कर रही हैं। कौन कौन सी? एक ऐसे बैंक जिसका पैसा किसने लगाया था? भारत सरकार ने। और कुछ बैंक भारत में ऐसे हैं जिनका पैसा किसने लगा रखा है? आरबीआई ने। तो नरसिम्हन कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया कि भारत में बैंकों पर दोहरा नियंत्रण नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी ड्यूअल कंट्रोल इन बैंक। ठीक है? और उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई जितने भी बैंक होंगे वो सारे बैंकों का, जैसे एसबीआई है या इसमें पीएनबी है या जो कुछ भी होंगे, ये सारे बैंकों पे जो मालिकाना होगा, कैपिटल, ये किसका होगा? ये जो कैपिटल कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। ठीक है? नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि सारे जितने बैंक होंगे, चाहे वो आरबीआई वाले हों, चाहे भारत सरकार का खुद का है, ये सबका मालिकाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। लेकिन इन सभी बैंकों का जो रेगुलेशन होगा, कैसे ये काम करेंगे, ये किसके पास होगा?
आरबीआई के पास होगा। यह नरसिम्हन कमेटी ने कहा, विनियमन आरबीआई के पास और पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो इस रिकमेंडेशन के, जब रिकमेंडेशन नरसिम्हन ने दे रखा दिया तो उस समय वो आरबीआई के नियंत्रण में है। उसमें उन बैंकों में किसका पैसा लगा हुआ है? आरबीआई का। तो अब क्या करना पड़ेगा? इस सुझाव को लागू करने के लिए जो आरबीआई के बैंक होंगे उसको भारत सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। ठीक है, आरबीआई को पैसा दे दिया जाएगा, वो सारा वो बैंक फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इस प्रक्रिया में जाएंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अधिग्रहण था वो कब किया गया था? 2008 में। तो वही आपने लिखा, उस 2008 का इंपैक्ट ये होगा उस कदम का कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी बोर्ड होंगे वो सब बोर्ड पर अब लिखाएगा भारत सरकार का उपक्रम। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पर कभी भी एन इंटरप्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बाकी सब बैंक ऑफ बड़ौदा, ये यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सबके ऊपर भारत सरकार का उपक्रम, इस पे कभी नहीं लिखाता था। ये लिखाना कब से शुरू हुआ? 2008 के बाद से। क्योंकि 2008 के बाद इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसका पूंजी लग गया? भारत सरकार का। ठीक है, वही आपने लिख रखा। तो नीचे एक लाइन लिख लो, इस प्रकार पीएसबी की कुल संख्या, इन दिस वे टोटल नंबर ऑफ पीएसबी, इस प्रकार पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबी की कुल संख्या 11 + 1 कितना? 12 है। कुल संख्या 12 है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, आरबीआई नियंत्रित बैंकों का विकास क्रम। थर्ड लिखिए, तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ आरबीआई कंट्रोल्ड बैंक, आरबीआई नियंत्रित बैंकों का विकास क्रम। आरबीआई नियंत्रित बैंकों का विकास क्रम। बैंकों का विकास क्रम। कई लेग बना, इस तरह से लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेग बना देंगे तो, ऐसा लेग बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें पहले लिख देंगे एसबीआई, फिर लिख देंगे आईडीबीआई, उसके नीचे दो फैक्ट हैं तो आसानी से आ जाएंगे। उसके नीचे आ जाएंगे तो नाबार्ड, उसके नीचे जाएंगे तो ना, एक्जिम बैंक पहले था, वैसे एक्जिम बैंक कोई बात नहीं। उसके बाद जाएंगे तो एनएचबी, उसके बाद जाएंगे तो किडबी। एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, एसबीआई 1955, आईडीबीआई 1964, नाबार्ड जुलाई 1982। क्रम से स्थापना के अनुसार क्रम सजाने के लिए पूछता है क्वेश्चन में। जनवरी 1982, 1988, 1990। उसके बाद उपभोक्ता बैंक, कंज्यूमर बैंक, कंज्यूमर बैंक ये बड़े उद्योगों को कर्ज, क्रेडिट टू एलएसआई, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, आईडीबीआई में क्रेडिट टू एलएसआई, बड़े उद्योगों को कर्ज, और ये कृषि एवं ग्रामीण विकास कर्ज, लोन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, लोन फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। थोड़ा सा पैर आगे पीछे हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, क्या मान लीजिए ऐसे नहीं आ रहे तो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है ना, क्या इसमें
निर्यात आयात, आयात कर्ज, क्रेडिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, क्रेडिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आवासीय क्षेत्र, हाउसिंग, और एसएसआई कर्ज, लोन टू एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें लिख लो, इसके नीचे लिख लो 2008 एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण। क्या लिखा? भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण। आईडीबीआई में लिख लो 1974 कि 1976? कब लिखवाया जी? 1976। देखो 1976 भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण। 1976 इसमें लिख लो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण। एक और बता दीजिए कि कब उसके लिए व्यवसायिक बैंक के रूप में कार्य करने की अनुमति कब से दी गई? 2004। रिजर्व बैंक 2004। इसी में लिख लो 1976 में लिख लो में भारत सरकार द्वारा एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लिखना था ना। और उसी में लिख लो आईडीबीआई के आगे 2004 व्यवसायिक बैंक के रूप में कार्य करने की अनुमति, अलाउड टू वर्क एज ए कमर्शियल बैंक। और विनिवेश कब हुआ ये भी बता दीजिए, कब से डिसइन्वेस्टमेंट हुआ? एलआईसी को गॉट टेक्निकल गो अहेड फ्रॉम द रेगुलर, 2019 लिख दीजिए, 2019, 21 जनवरी 2019। इसी में लिख लो 2019 लिख लो, एलआईसी को बेचना, टू सेल एलआईसी। लिख लो 2019 में एलआईसी को 2019 लिख लो, 2000 सीधे लिख लो जनवरी 2019, एलआईसी को बेचना। अच्छा, नाबार्ड एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2011, कब लिखवाया है? 11। इसमें लिख लो 2011 में जीओआई द्वारा खरीदना, 2011 एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण। और एनएचबी अच्छा उस समय नहीं हुआ है। एक्जिम बैंक अभी एक्वायर्ड नहीं है। सिडबी, अच्छा सिडबी के पास एक लिख दो, बस एक फैक्ट लिख दो, मुख्यालय लखनऊ, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, हेड ऑफिस लखनऊ, अदरवाइज अधिकांश का मुंबई में है। सिडबी के नीचे बस केवल लिख दीजिए मुख्यालय लखनऊ। अब बाकी के देखेंगे, बाकी के देख के कल बताएंगे, ये दोनों तीनों कंफर्म करके बताएंगे। नीचे एक सेंटेंस लिखो एसबीआई को छोड़कर, एक्सेप्ट एसबीआई, एसबीआई को छोड़कर अन्य सभी संस्थाएं, ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस, एसबीआई को छोड़कर अन्य सभी संस्थाएं
अपने अपने क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था थी। ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस बिकम सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सेक्टर। अपने अपने क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था थी। ठीक है, एक यहां पे नाबार्ड का एक बार फुल फॉर्म भी जान के रखिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित राष्ट्रीय बैंक, इसका फुल फॉर्म पूछता है। स्थापना के अनुसार क्रम पूछता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको याद रहना चाहिए। कल इसका टेस्ट भी होगा, कल क्वेश्चन भी पूछेंगे। इसमें से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, एक गलत पे आपको 50 रुपए देना है। माइनस मार्किंग नहीं होगा, प्लस 50 रुपया होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछेंगे, सही पर कुछ नहीं मिलेगा, गलत पर मिलेगा। अब एक और हेडिंग डाल के छोड़ दो, अन्य बैंकों, अन्य बैंक, अन्य सरकारी बैंक, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। चूंकि बाद में कुछ कुछ और बैंक भी स्थापित हुए, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, आरआरबी है, सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, एक मुद्रा बैंक भी स्थापित हुआ है, उसके बारे में भी 2-4 फैक्ट चाहिए। फिर उसके बाद जाएंगे, हाँ अन्य बैंक, अन्य बैंक लिख के छोड़ दो, तो उसको कर लेंगे। तो फिर निजी बैंक है, फिर इसका जो बैंकिंग सुधार वाला कर लेंगे तो हो जाएगा।